नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे लोग मेरे को अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें एलआईसी की बजाय म्यूचुअल फंड या इक्विटी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी के अंदर और म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होती है वो एलआईसी से ज़्यादा बेटर मिलती है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप सब लोगों के सवाल इस वीडियो के अंदर कवर हो सके। दोस्तों मेरे को पर्सनली लगता है कि ये कंपैरिजन एक नहीं करना चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी कंपैरिजन वाली बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी गाड़ी के शोरूम में जाऊं और मैं उनसे वो गाड़ी के फ़ीचर्स बेनिफिट सारा कुछ समझ लूं, देख लूं, और फिर मैं उनको पूछूं एंड में कि इस गाड़ी की माइलेज कितनी है, और वो कहें कि इस गाड़ी की माइलेज 10 है या 12 है या 15 है या 18 है, और मैं उनको आगे से सवाल करूं यार मेरी बाइक तो है, वो तो मेरे को माइलेज 60 70 80 की देती है, तो और मेरे को ट्रैफिक जैम में भी फंसना नहीं पड़ता, मैं बीच में से निकाल लेता हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों आप भी और वो शोरूम वाले भी मेरी इस बात पे हंसने लगेंगे कि भाई आप कार का और बाइक का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। बाइक बहुत ही रिस्की है, सस्ती है, यस, और माइलेज बहुत अच्छी देती है और आपको जाम में फंसने नहीं देती, आप छोटे से छोटे रास्ते में से निकल सकते हो। बाइक के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व हैं वो आपको कार के अंदर नहीं है। आपको बाइक चलानी है तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपका कहीं बाइक स्किड हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, खास करके अगर सिर के अंदर चोट लग जाए तो। वेयर एज अगर हम कार की बात करें तो यस, कार के अंदर भी चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, बट कंपैरेटिवली कार इज़ मच मोर सेफर देन द बाइक। उसके अंदर आपको एयर बैग्स होते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, और बहुत सारे फीचर्स दिए होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सीडेंट्स। तो वो फीचर्स आपको बाइक के अंदर नहीं मिलते। तो मेरा आप कहने का जो तात्पर्य हो, जो मतलब है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। एलआईसी की इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ़ है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है। आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है और जो इसके ऊपर बोनस एक्रू होते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको सॉवरेन गारंटी देती है, और वो 100% आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। उसमें 1% भी आपको आपकी कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी जो कैपिटल है, आपने जो पैसा दिया है उसके ऊपर कोई रिस्क किसी भी तरह का नहीं है। दूसरा, जब भी हम कंपैरिजन करना चाहें एलआईसी का, तो सिमिलर काइंड ऑफ जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ ही करना चाहिए। पीपीएफ के साथ आप कर सकते हैं, आप एफडीआर के साथ कर सकते हैं, आप एनएससी के साथ कर सकते हैं, आप एनपीएस के साथ करते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। इक्विटी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर यस डेफिनेटली वही रिस्क इन्वॉल्व हैं जो एक बाइक के ऊपर होते हैं। आप कोविड के दौरान आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स ने अपने जो आप विड्रॉल के ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया था कि आप यू कैन नॉट विड्रॉ। अब आप दोस्तों एक चीज़ सोचो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कब करते हैं, कब आप निकालते हैं अपना पैसा जो सेव किया होता है? जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आपको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और जब आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत में हो, जब आप सबसे ज़्यादा मुसीबत में हो, जब आपको पैसों की ज़रूरत हो, और आप जिस इंस्टीट्यूशन के पास आपने अपने पैसा जमा करवाया हुआ है, जहाँ पे आपने पैसा रखा हुआ है, और वो आपको कह दें कि आप अगले 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते, तो दोस्तों मैं तो पर्सनली कभी भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा नहीं लगाऊंगा। बाकी आपकी रिस्क एपेटाइट है, उस पर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितनी अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। बट यस, एलआईसी इन्वेस्टमेंट को, एलआईसी की पॉलिसी की जो रिटर्न है उसको आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
सेकेंडली अगेन मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो हमें इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में दिखाया जाता है कि 15% की ग्रोथ है या 20% की ग्रोथ है, प्रैक्टिकली नहीं होती। वो एक ओवरऑल बॉटम एंड हाई के ऊपर वो ग्रोथ निकाली गई होती है, और बॉटम और हाई पे नोबडी नोज़ के कब बॉटम है कब हाई है, किस टाइम पे उस पर एग्ज़िट करना है, किस टाइम पे आप एंट्री करनी है। उस तरह के कोई पैरामीटर्स डिफाइंड नहीं है। आप कभी भी मार्केट लो और मार्केट हाई नहीं पहचान सकते, ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपको नॉलेज है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो यस आप कर सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि मैं एलआईसी की बजाय मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूं, या म्यूचुअल फंड की बजाय एलआईसी के अंदर पैसा लगा दूं, या दोनों के अंदर मेरे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रिटर्न देता है, तो ये कंपैरिजन इन इटसेल्फ इज़ नॉट गुड। यस, आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, उनके साथ कंपेयर करिए कि ये वाला म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई म्यूचुअल फंड के वर्सेस कितनी रिटर्न मेरे को दे रहा है। या आप इक्विटी के अंदर जा रहे हैं तो आप डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स को आप कंपेयर कर सकते हो कि किस में मेरे को जाना चाहिए। बट जब आप एलआईसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसके पीयर ग्रुप के अंदर ही कंपेयर करें, प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। इसकी रिटर्न को आप पीपीएफ या बाकी जो एफडीआर वगैरह उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और इक्विटी को एलआईसी की रिटर्न के साथ कंपेयर करना वाजिब नहीं है। दूसरा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जो अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में हमने कंप्लीट करने होते हैं। तो वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो हमेशा हमें डिफरेंट ऑप्शंस में जाना चाहिए। उसके लिए एफडीआर है, उसके अंदर इक्विटी है, आप उसमें म्यूचुअल फंड है, ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स को कैटर करते हैं। आप इक्विटी के अंदर, आप म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने अगर एक प्लानिंग करी हुई थी 15 साल की, 20 साल की, कि मैंने एक्स पीरियड पे जाके मैं अपनी बेटी की शादी करनी है, या मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या मैंने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो उस प्लानिंग को आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी के साथ आप फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस टाइम पे खुदा ना खास्ता मार्केट क्रैश हो जाती है, जैसे क्रैश 2019 के अंदर हुआ था कोविड के दौरान। तो क्या आप अपनी उस नीड को पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या आप जो अपने अपने घर के अंदर अपनी बेटी की या अपने बच्चे की शादी है, या उसकी कोई एडमिशन है किसी कॉलेज के अंदर, जो पैसा आपने वहाँ से निकाल के वहाँ लगाना था, क्या आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं जो हाईली रिस्की हो? नहीं। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कोई समझदारी वाली डिसीज़न नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिर्फ एलआईसी के साथ ही कर सकते हैं। जब आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की प्लानिंग करते हैं, किसी फ्यूचर इवेंट को आप के साथ जोड़ के इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो आपको ऑप्शन मिलती है वो सिर्फ एलआईसी के साथ ही मिलती है, एलआईसी में ही मिलती है, जहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ गारंटेड रिटर्न मिल रही है। जो आप म्यूचुअल फंड्स या आप इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप एफडीआर के अंदर पैसा रख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। जब भी आपको लगे कि यहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द मार्केट, अब मेरे को इससे ज़्यादा रिटर्न कहीं मिलेगी नहीं, मैंने जो लिया था उससे बहुत अच्छी रिटर्न मिल रही है, तो उसे विड्रॉ करिए, उसको निकालिए और उसको अपना सेफ़ जोन में उसको इन्वेस्ट करिए, और इक्विटी के अंदर दोबारा से फिर उसी तरह से जहाँ सिप लगाएं या जिस तरह से आपने करना है वो करें। मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ना ही वो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं। यस, आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे कंपनीज ये अपनी एडवर्टीजमेंट में शो कर रहे हैं, या कस्टमर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। वो इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक आपको ये दिखाया जाता था म्यूचुअल फंड्स के साथ कि आपका जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा है वो 3 साल से 5 साल के अंदर डबल हो रहा है, लेकिन वो किसी का डबल हुआ नहीं है 3 से 5 साल, और ये प्रैक्टिकल है भी नहीं है। तो अब वो क्योंकि इतना वो झूठ बोल चुके हैं म्यूचुअल फंड वाले, कि अब आपको वो ये कह रहे हैं कि अब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें।
हमेशा इसको शॉर्ट टर्म के लिए करें, 3 से 5 साल का 6 साल का पीरियड रख के चलें। और जब भी आपको बेस्ट वैल्यू मिले उसमें, जब भी आपको लगे कि ये मेरी जो मैंने इन्वेस्ट किया है उससे बेस्ट रिटर्न मेरे को मिल रही है, तो उसे विड्रॉ करिए। उस पर उसको वेट मत कीजिए। अगर वेट करेंगे, आप इसको लॉन्ग टर्म पे रखेंगे तो मार्केट लिंक रिस्क होते हैं, और कभी भी अगर मार्केट क्रैश करी तो आपकी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है हो सकता है वो भी आपको वापस ना मिले। दोस्तों, एक बार मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, चाहे वो फ्लैट हो या वो प्लॉट हो, वो जब गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे डीडीए है या एमएमआरडीए है या बाकी और स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं जो टाउन प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं और वो प्लॉट्स और फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करके जनता को देते हैं, वो हमेशा उनकी जो लिस्टिंग होती है, जब वो अलॉटमेंट के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, और वहाँ पे वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं कई गुना। और वेयर एज जब प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो आपको डिफरेंट लालच देते हैं, कई तरह के आपको ल्यूरमेंट करते हैं कि अगर आप ये प्लॉट बुक करते हैं या फ्लैट बुक करते हैं तो आपको सोने का सिक्का मिलेगा या फॉरेन ट्रिप मिलेगा या एलसीडी मिलेगी। कुछ ना कुछ हर एक बिल्डर कुछ ना कुछ कोशिश करता है। तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नमेंट क्यों नहीं हमें, जब गवर्नमेंट फ्लैट या गवर्नमेंट कोई स्कीम प्लॉट्स की आती है मार्केट, तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट को ये ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती कि वो ये कहे कि भी आप प्लॉट बुक करिए और हम आपको ये फलां गिफ्ट देंगे या फॉरेन ट्रिप पे भेजेंगे या आपको कुछ देंगे। ये सिर्फ प्राइवेट सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, आप इंश्योरेंस के अंदर भी देखिए, बाकी और भी देखिए कि ये प्राइवेट प्लेयर्स आपको इस तरह का लालच क्यों देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपको ये हम गिफ्ट देंगे। जबकि जब भी कोई भी एलआईसी ने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया अपने क्लाइंट्स को, या कभी भी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो ये इस तरह का कोई गिफ्ट नहीं देता। वेयरएज़ अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में जाएंगे तो वो इस तरह की टेंडेंसी होती है गिफ्ट करने की। तो दोस्तों सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एलआईसी का जो मार्केट शेयर है पिछले 21 सालों के कंपटीशन के बावजूद भी अभी भी 66% से ज़्यादा है। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, और शायद ये मेरा वीडियो का लास्ट स्टेज है। इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक इन्वेस्टमेंट के, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो एक इन्वेस्टमेंट आपका वो ऑब्जेक्टिव दूसरी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं कर सकता। बहुत सारे आजकल लोग कहते हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए और बाकी जो पैसा है उसको आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स से बात हुई है या मैं करता रहता हूँ, तो कोई भी ये नहीं कर पाता कि वो जो पैसा बचा, उसने जो टर्म इंश्योरेंस में से जो पैसा उसने सेव किया, उस पैसे को उसने इक्विटी के अंदर या म्यूचुअल फंड में लगाया हो। दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको ये जो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आपको बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, पुराने टाइम पे गोल्ड में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते थे। आजकल थोड़ा सा कम हो गया, बट मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप हर एक इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? गोल्ड में बहुत ही सेफ़ माना जाता है और इसको कैरी करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। मैं एक जो हमारे बुजुर्ग हमें एग्जांपल देते थे या बातों में कई बार समझाते थे, जब 1947 का पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए तो उनकी वो जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो घर के सामान थे, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी उनके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी खेत खलियान शॉप थी, वो सबकी सब वहीं रह गई। दे कैन नॉट बी एबल टू कैरी, वो पॉसिबल भी नहीं है कि उसको आप कैरी कर सको। दोस्तों, जब पार्टीशन हुआ, कुछ लोग इंडिया आए पाकिस्तान से, तो वो यहाँ आके बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छा बिजनेस भी उन्होंने सेटअप कर लिया था। तो ये लोग कौन से थे? ये लोग वो थे जिनके पास गोल्ड था, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी एक आपको खासियत है इसके अंदर कि ये आप इसको एक छोटी सी पोटली में या छोटे से किसी भी आप कपड़े के अंदर बांध के अपनी पॉकेट में रख के आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं, और इसको लिक्विडेट करना बड़ा इजी है।
एज़ कम्पेयर टू बाकी इन्वेस्टमेंट के, अगर आपके पास शोरूम है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपको इस तरह की सिचुएशन आती है कि आप एक सिटी से वहाँ से मूव करना पड़ रहा है, तो आप उसको रातों रात या इमीडिएटली नहीं सेल कर सकते। तो जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ इमरजेंसी हो या कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हो, तो वहाँ पे देखा गया है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बहुत हैवीली क्रैश होता है, बहुत कीमतें बहुत बुरी तरह गिरती हैं, और बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और ख़रीदने वाला मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो अभी जैसे अगर आज की ही आप न्यूज़ देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बिल आ रहा है जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी को शायद बैन करने जा रहे हैं या रेगुलेट करने जा रहे हैं। तो उस न्यूज़ की वजह से, सिर्फ न्यूज़ है, अभी बिल आया नहीं है, सिर्फ न्यूज़ है, और उसी से वो क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर बहुत भारी गिरावट, बहुत ही बुरी तरह वो क्रैश कर रहा है और अक्रॉस ऑल द क्रिप्टो करेंसीज़। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर डेफिनेटली सेव करना चाहिए आपको। सिर्फ एक ही ये ना करो कि आप सारे का सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दो, सारे का सारा पैसा ही आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल दो, या सारा का सारा पैसा ही आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाल दो। आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आपको नॉलेज है, नॉलेज होना भी आपको उस प्रोडक्ट की, उसके फ्यूचर की, उसमें कैसे वो काम करता है, उसकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इक्विटी की नॉलेज है तभी आप इक्विटी के अंदर एंटर करिए, या पहले आप उसकी नॉलेज गेन करिए, फिर उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बाइफरकेट करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट करिए। जैसे कि एक कहावत भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन अ वन बास्केट। आप एक ही बास्केट के अंदर सारे एग रखेंगे और वो अगर बास्केट टूटी तो सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे। तो इसलिए अपनी अलग अलग बास्केट्स के अंदर अलग अलग, कोई हाई रिस्क है, कोई लो रिस्क है, कोई हाईली सेफ है, तो इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करके उसमें इन्वेस्ट करिए। आपके कोई भी सवाल हों, आपके कोई भी इस टॉपिक के ऊपर जुड़े हुए सजेशंस हों, या आप इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहें, तो मेरा फ़ोन नंबर और मेरी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।